नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 की। अगर आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट है, आप कोशिश कीजिए पहले ही बनवा के रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये जो वीडियो है सभी भर्ती के लिए है, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की बात करें या रेलवे में पहले एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ जूनियर इंजीनियर या पैरामेडिकल की भर्ती का फॉर्म आपने फिल कर दिया हो, या फिर भविष्य में आने वाली जो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती है या मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, अगर उसका भी आप फॉर्म फिल करोगे तो भी दोस्तों यह वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां पर देखिए, ऑफिशियली रेलवे का नोटिफिकेशन हमने ओपन कर रखा है जो एनटीपीसी भर्ती का है, और यहां पर आप देखेंगे पैरा नंबर 17.5 के अंदर लिखा गया है, डॉक्यूमेंट टू बी ब्रोट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान रखना है ओरिजिनल, वो सारे के सारे आपको नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी जो मैट्रिकुलेशन है, यानी कि जो 10th की मार्कशीट है, जिसको आप हाई स्कूल भी बोलते हो, वो दोस्तों आपको चाहिए होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसका एक और काम होगा, क्योंकि वो दोस्तों आपका प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ भी माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वही दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का भी काम यहां पर करेगा। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो जरूरी है। और 10th की मार्कशीट में एक चीज आपको क्लियर ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपका नाम, आपके फादर का नाम या फिर मदर का नाम, वो आपकी 10th की मार्कशीट में क्लियर यहां पर मेंशन हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कैसा यहां पर होना चाहिए। इसके बाद यहां पर देखिए, आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहां पर जो +2 इंटर या फिर हाई सेकेंडरी जो है, यानी कि 12th की जो मार्कशीट है वो भी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है, और वो है यूनिवर्सिटी डिग्री। यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई है तो उसमें आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री या उसके इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस भी भर्ती का फॉर्म आप फिल कर रहे हो तो उससे संबंधित जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई भर्ती आईटीआई से मांगी जाती है तो आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, कोई भर्ती ग्रेजुएट लेवल पे आ रही है तो ग्रेजुएट का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो जिस भी भर्ती का आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उससे संबंधित आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनटीपीसी ये ग्रेजुएट लेवल का मैं आपको दिखा रहा हूं, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट के ऊपर। देखिए, आप SC ST से बिलोंग करते हो या फिर OBC से या फिर आपके EWS से, सभी स्थितियों में आपको यहाँ पर आपका जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए SC ST सर्टिफिकेट आपको दिखाना चाहिए, और ये एनेक्सर नंबर 1 है, उसके अनुसार आप बनवा सकते हो, या ऑनलाइन वाला जो बनता है वो भी आपका चल जाएगा। तो SC ST सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यानी कि OBC का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और यहां पर देखिए बता रखा है नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सपोज कीजिए कि भाई 01/01/2026 में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस समय दोस्तों आपके पास 1 साल के अंदर, यानी कि 01/01/2025 इन दोनों डेट्स के बीच आपके पास होना चाहिए, है ना, यानी कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी हो उस समय। इसके अलावा नॉन क्रिमिलियर जो होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा OBC कैंडिडेट वालों को। तो इसमें कुछ नहीं, खुद का साइन जस्ट करना है, और इसका अनेक्सर भी आपको नीचे दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, चलिए मैं साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, जैसे SC ST को किस प्रकार का बनवाना है और OBC को किस प्रकार का बनवाना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एनेक्सर नंबर 1 है जो SC ST सर्टिफिकेट जो है उससे संबंधित है। तो इसी प्रकार के फॉर्मेट में आप दोस्तों आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन जो बनता है वो वाले भी आपका मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए OBC जो नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो इस फॉर्मेट पर आपको बनवाना रहेगा। ठीक है, और ये देखिए किससे आप बनवा सकते हो, इसमें आप देख सकते हैं अथॉरिटी जो बना सकती है, जिसके पास पावर है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह, ये जो है इनसे आप दोस्तों यहाँ पर बनवा सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, आपको खुद के साइन आपको यहाँ पर करने रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका नॉन क्रीमी लेयर का सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद बात आती है ईबीसी की। तो अगर ईबीसी नहीं ईडब्ल्यूएस की, अगर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको देखिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको। तो उसका भी फॉर्मेट आपके अनेक्सर नंबर 3 जो है उसमें दिया गया है। यानी कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर निर्धारित जो फॉर्मेट दिया गया है, निर्धारित जो मापदंड बनाया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। यानी कि आपकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और 2-3 जो कंडीशन है ईडब्ल्यूएस के लिए वो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट है अनेक्सर नंबर आपका जो है वो है अनेक्सर नंबर 3, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनेक्सर नंबर 3 है जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके लिए सर्टिफिकेट है। और इसमें देखिए 4 कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। 5 एकड़ से कम आपकी जमीन होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल फ्लैट है उससे कम होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर वो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो है अदर देन म्यूनिसिपैलिटी में रहते हो तो आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए और 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। ये दोस्तों 5 कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप यार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर फीस में रिलैक्सेशन लेने के लिए ईबीसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया था। अब देखिए ईबीसी कैटेगरी कुछ नहीं है, बस आपको फीस में बेनिफिट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट की फीस यहाँ पर 500 रुपये लग रही थी उनकी फीस यहाँ पर 250 रुपये लगेगी। बाकी देखिए इन्हें अदर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है, आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका फॉर्मेट आपको बनवाना है अगर आपने उसके ऊपर क्लिक किया है तो। और इसका जो फॉर्मेट है जो आपको बताया गया है वो दोस्तों आपको अनेक्सर नंबर 3A के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अनेक्सर 3A दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए ये अनेक्सर नंबर 3A है और इसी फॉर्मेट में आप यहां पर इसको बनवा सकते हैं। जो आपका जो ईबीसी कैटेगरी है उसके लिए, जिसमें आपके जो फीस है उसको यहाँ पर कम किया गया है, यानी कि फीस वेवर सर्टिफिकेट आपका है, जिसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी 1 साल की जो इनकम है वो 50,000 से कम है, तभी दोस्तों आप उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया ईबीसी कैटेगरी के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है उस पर अनेक्सर नंबर जो 4 है उसको आपको प्रिंट करवाना है और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मतलब कि खुद के साइन यहाँ पर करने होंगे। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए फीस वेवर आपका सर्टिफिकेट, जहां पर आपको इसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको प्रिंट करवाना है और दोस्तों जस्ट आपके साइन यहां पर करने होंगे, ठीक है। ये आपका अनेक्सर नंबर 4 के अंदर मिल जाएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन का आपका जो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए। तो अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। और देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, कोई हाथ से दिव्यांग होता है, कोई पैर से, कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है, कोई आंख से। तो उसी हिसाब के आपके अलग अलग ही यहाँ पर परफॉर्मा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अनेक्सर नंबर 5A, 5B, 5C और 5E ये वगैरह जो है ये दोस्तों आपके अनेक्सर दिए गए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक परफॉर्मा है 5A नाम से जो आपका ब्लाइंडनेस के केस का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका एक दूसरा जो 5B नाम से है और ये आपका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये तीसरा है जो आपके अनेक्सर नंबर आपका 5-3 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका अगला वाला अनेक्सर है, ठीक है। अगर स्क्राइब आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग ये आपका है और ये वाला आपका दूसरा है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए है, ठीक है। तो जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है वो आप यहाँ पर बनवा लीजिएगा आपके अनुसार। और ये 40% डिसेबिलिटी है
उसके लिए यहाँ पर है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी में, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अनेक्सर नंबर जो 7 दिया गया है उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, जस्ट उसको फिल करना है और वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर देखिए ये रहा वो परफॉर्मा अनेक्सर नंबर 7 परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल, ठीक है। तो ये वाला रहेगा और इसको आपको यहाँ पर फिल यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी करंटली आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उसकी एनओसी आपको यहाँ पर लेनी होगी। इसके अलावा एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन जो है अगर वो भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसको भी दोस्तों आपको एनओसी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इसका एक और चीज़ है, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पहले कभी आपका नाम चेंज करवाया होगा खुद का, तो गेजिट जो नोटिफिकेशन है या लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने पहले कभी भी आपका नाम चेंज करवाया है तो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसको अब फिलहाल हटा दिया गया है, ये जो पॉइंट नंबर 16 है इसको यहाँ पर फिलहाल एक कोरिजेंडम डाल के इसको हटा दिया गया है। जहाँ पर क्या था कि अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते थे तो एसबीआई ब्रांच के माध्यम से जो होता था तो उसका आपको स्लिप यहाँ पर देनी पड़ती थी, तो वो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बंद कर दी गई है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो खुद को ही एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको एलिजिबिलिटी प्रदान करती है कि आप भारत की नागरिकता रखते हैं, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और इसका आप देख सकते हैं जो आपको पैरा डी 4.1F में है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास कोई ना कोई यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, भारतीय नागरिकता है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेपाल, भूटान, इनको कोई चीज़ें हैं, इनके अगर आप निवासी हैं तो भी दोस्तों फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ें एलिजिबिलिटी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका डाइवोर्स हुआ है या जुडिशियल सेपरेशन अगर हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको दोस्तों एफिडेविट यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो कैंडिडेट जो है दोबारा शादी नहीं की है, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर कोई ऐसी महिला है जिसका पति जो है इस दुनिया में नहीं है, तो अगर वो वीडियो कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहती है तो उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एफिडेविट भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो कोटा है, एक्स सर्विसमैन कोटे में क्या होता है, मान लीजिए जो भर्ती निकली हुई है और इस भर्ती से मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है इस भर्ती से, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपने कहीं और भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर सीएन, यानी कि आपने मान लीजिए एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दिया और इसी दौरान आपने कहीं और अगर जॉब ले ली, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा। ये सारी चीज़ हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका देखिए फोटो जो है, आप कम से कम आपकी 15 फोटो यहाँ पर बनवा के रखिएगा पहले ही, क्योंकि जो भर्ती प्रोसेस है उसमें आपकी काम आएंगी। फोटो वही रखिएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे यहाँ पर लगाई है और उसको कहीं पर सेव करके रखना। इसके अलावा आपने जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इसको भी दोस्तों आप जो है कहीं भी रख सकते हैं, सेफ गूगल ड्राइव पे रखिए, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, वहां पर सेव करके रखिएगा, क्योंकि बहुत बार हम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं और हमको पता नहीं रहता, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कई बार एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर मांग लिया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप यहाँ पर कहीं भी सेव करके रखें। इसके अलावा जो आपने साइन किया है ध्यान रखिएगा, जो सिग्नेचर आपने किया है वो याद रहे, इसके लिए साइन को भी दोस्तों आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि सभी भर्ती प्रोसेस के दौरान CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसमें आपका सेम सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर कुछ भी गलत किया तो दोस्तों आपका जो है ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाएगी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बना दिए हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सारे आप यहाँ पर प्रिपेयर करवाइए। हो सकता है आप एक्स सर्विस में नहीं हो तो एक्स सर्विस में हटा दीजिए, हो सकता है आप PWD नहीं है, दिव्यांग नहीं है, दिव्यांग वाले हटा दीजिए, हो सकता है आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से नहीं है, ST से नहीं है, SC से नहीं है, तो वो हटा दीजिए। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप दोस्तों बनवा के रख लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी रेलवे भर्ती के किसी प्रकार का आपको डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए।
ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।